24 टीवी और मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं अभी पवाया में मौजूद हूं, जहां पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी आए हुए हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या उनका उद्देश्य था और आज पहली बार ये जो आयोजन हुआ है इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं, आज आप पवाया आए हैं तो क्या उद्देश्य आज का जो मीटिंग है इसका क्या उद्देश्य रहा है? जी, हमारा एक बहुजन समाज का सम्मेलन था जिसमें बहुजन समाज से जितनी भी SC OBC और माइनॉरिटीज़ के सारे लोग थे। आपने भी देखा मंच पर भी, चाहे वो पासी समाज के लोग हों, धोबी समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, OBC समाज के लोग, ये एक मिला जुला लोगों का कार्यक्रम था। ये यहाँ का मेन उद्देश्य यही था कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक ऐसे संगठन में काम कर रहे हैं जो संगठन सोशल इंजीनियरिंग पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें उसने सभी जातियों का प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। मैं पासी समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, ये हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, ये धोबी समाज से ताल्लुकात रखते हुए हैं। यहाँ पर अभी अतुल वाल्मीकि जी थे, वो जो है वाल्मीकि समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये जो मिला जुला है, ये इसलिए क्योंकि हमारे समाज को 7000 जातियों में बांट दिया गया। अब हम जो है अपनी अपनी जाति को गर्व महसूस कर रहे हैं अच्छा बताने में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें सभी लोगों की भागीदारी है और एक संगठन ऐसा है जिसमें मैं चंद्रशेखर भाई का और माननीय विनय रतन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी लोगों को यहाँ पर बराबर का हक, जैसे माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो बराबर सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी देने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा आज का मैसेज गया, बहुत काफ़ी संख्या में महिलाएँ भी यहाँ उपस्थित थी। एक मैसेज उनको कि किस प्रकार से हम सिर्फ पुरुषों के सहारे ना होकर बल्कि हम महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैंने कई बातें शिक्षा के बारे में भी बताई कि एक ऐसा वो हथियार है जिसके बिना हम कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते। यही सारी सर, आपने इसके साथ में आपने आर्थिक उन्नति की भी बात की है, रोजगार और व्यापार की बात की, और बाबा साहब ने भी कहा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जी। तो अगर आर्थिक स्तर की बात करें तो आज SC ST OBC और अगर खासतौर पर SC ST की बात की जाए तो आर्थिक स्तर पर कितना मजबूत हुए हैं और कितना हो रहे हैं? देखो, समस्या ये है ना कि किसी में हुनर है। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आप अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाथ में माइक पकड़ने ही नहीं दी जाएगी तो क्या आप पत्रकार बन पाएंगे? नहीं। तो सबसे बड़ा है कि जो हुनरमंद लोग हैं उनको एक अवसर देना। जब आप अपने अगल बगल की कंट्री, आप सिर्फ पाकिस्तान मत देखो, आपके पड़ोस में और सारी कई ऐसी कंट्री हैं, चाइना है, जापान है, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है? वहाँ ये व्यवस्था है कि 18 साल का लड़का होते होते वो उसको निपुण कर देते हैं किसी न किसी विभाग में। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या सिखा रहे हैं? हम ये सिखा रहे हैं कि नहीं, अगला रैली निकलेगी, रैली पे आप चिल्लाते हुए जाओगे, नारे लगाते हुए जाओगे, मस्जिद के सामने जाओगे, वहाँ आप चिल्लाओगे, हम ये सिखा रहे हैं। जब आप इससे निकल के और लोगों को आप अवसर दोगे, दलित समुदाय में, OBC समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत ही निपुण लोग हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा। अभी आपने देखा होगा, अगर न्यूज़ आपके पास भी आई होगी कि 2700 जो स्कूल हैं वो सरकार बंद कर रही है। 27,000 स्कूल बंद कर रही है। स्कूल बंद कर रही है मतलब उन स्कूलों में पढ़ने वाले लोग कौन लोग हैं? जब आप ये बात गौर करोगे तो वो हमारे समाज से लोग हैं, SC ST OBC लोग के लोग हैं, और उनका स्कूल बंद होने का मतलब है वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। और जब वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो आज हम बोल पा रहे हैं, आप पूछ पा रहे हो, ये दोनों व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। अब ये दोनों व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो बोलेंगे जय श्री राम, और हम तुम चिल्लाना पड़ेगा जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम कहना बुरा नहीं है, लेकिन क्या उससे हमारा पेट भी भरेगा? नहीं। क्या करेगा वो व्यक्ति? या तो चोरी करेगा या डकैती करेगा। चोरी डकैती करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। तो फिर चोरी डकैती जो नहीं करेगा वो क्या करेगा? वो रिक्शा चलाएगा, ई-रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा, भूसी भरेगा, ये काम करना। वो नहीं चाहते कि आप पढ़े लिखे डॉक्टरेट हो जाओ, आप उनसे सवाल पूछो, उनको जवाब देना पड़े। तो इस वजह से ये जो व्यवस्था है, मैं इस सरकार को इसीलिए हमेशा कहता हूँ कलम कसाई सरकार। ये सरकार, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चमार, पासी, धोबी, धानुक के नाम पे आपको मार रही, नहीं, वो आपके कलम पे बहुत चोट कर रही है। ये 27,000 स्कूल बंद होने का मतलब है सीधा सीधा कि वो आपके हाथ में कलम नहीं देखना चाहती है, उस कलम की हत्या करना चाह रही। जो लोग मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, जो लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम कर रही है। क्योंकि मैं एक डॉक्टरेट हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैटर आए। आपने लक्ष्मण यादव के बारे में सुना होगा, डॉक्टर रितु के बारे में सुना होगा। ये लोग वो लोग थे जो प्रोफेसर थे, लेकिन इनको वहाँ से निकाला गया क्योंकि ये लोग जागरूक कर रहे थे। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि हमारे जुबान पे जो है पढ़ाई की बात ना आवे, हमारे हाथ में कलम ना आवे। जब ये व्यवस्था नहीं होगी तो हम तुम जो कराया जाएगा वो करेंगे।
बिल्कुल, हमने इसीलिए आपसे कहा क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जो सामाजिक स्तर की बात करते हैं वो इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, वो फाइनेंशियल व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। आपने की कि हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना होगा, देखो, और दूसरी एजुकेशन को भी आपने बात की। लेकिन आने वाले समय पॉलिटिकल क्या आपके लोगों के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं और जो क्या आगे मतलब आपकी पार्टी का स्टैंड रहेगा, क्योंकि इस संगठन जो है वो पार्टी के रूप में भी आगे बिल्कुल देखो, सबसे बड़ी अब एक नेता के तौर पर अगर मैं बोलूँगा तो आपको पता है, आप किसी नेता के मुंह में माइक लगाओगे कि आप क्या करोगे, अगर कल को आप सत्ता में आया क्या करोगे, उसका एक ही गिना चुना नाम होता है, शिक्षा, चिकित्सा, यही सारी व्यवस्था करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि शिक्षा, चिकित्सा, आप क्या अस्पताल बना दीजिए, लेकिन अस्पताल में आपकी खोपड़ी फूट गई, आप जा रहे हो भर्ती होने के लिए, आपको बाहर में स्ट्रेचर पे ही लिटाया जा रहा है, वहीं आपकी मृत्यु हो जा रही। अस्पताल बनने से कोई फ़ायदा हुआ क्या? लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज हो गया, आप पटका लेके आप जाओ, बीमार हो गए तो आपका इलाज भी किया जाएगा। मतलब हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। मेन उद्देश्य है सड़क भी बना लेंगे, चिकित्सा भी बना लेंगे, स्कूल भी बना लेंगे, लेकिन इंसान को जागरूक करना है। अगर आप अपने हर अधिकार जान गए, कल को आपको ये पुलिस है ये भी कह देगी कि आप यहाँ नहीं घुसोगे, आप अपना कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, आप कैसे पत्रकार कर रहे हो। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो तो आप डर जाओगे, बोलोगे नहीं आप ये अभी मेरा बाइट चलाओगे, कल को हो सकता है सरकार आपके चैनल को बंद कर दे। लेकिन अगर आपको अपने राइट पता है तो आप उस अधिकार के लिए लड़ोगे। तो मेरा काम है कि इन शोषित वंचित समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का। सरकार जब आवेगी तब देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, अभी सर आपने एक मैसेज दिया था मन से कि जब हम लोग मुजफ्फरनगर साइड से आगे बढ़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके गांव से जाते हैं तो टोल टैक्स नहीं पड़ता है। जी जी, तो वो क्या मतलब है, आपने कहा संगठन, हाँ, वो आपके दिमाग में एक चीज़ ऐसी आवेगी कि अरे ये तो फिर बढ़ावा दे रहे कि मतलब हिंसा को, कि आप टोल ना दो। मेरा एक कहना है आपसे कि जब ऐसे लोग जिनकी गाड़ी पे विधायक का लोगो लग जावे, विधायक खाली लिखा देवे या छतरी लिखा देवे या ब्राह्मण लिखा देवे तो टूट माफ़ हो सकता है, तो क्या भीम आर्मी के लोगों का टोल नहीं माफ़ हो सकता? टोल तो हम दे ही रहे, लेकिन ऐसे टोल आपको पता है, जानकारी जाके गूगल पर सर्च करिएगा। गुजरात में जो मोदी जी का घर है, मोदी जी का राज्य है, वहाँ पे एक ऐसा टोल टैक्स था जो पिछले 4 सालों से चल रहा था, सरकार में वो दर्ज नहीं है। ऐसे तमाम टोल टैक्सों की आपकी सूची मिल जाएगी जिन टोल टैक्सों की सीमा समाप्त हो चुकी है, उसके बाद भी वो टोल जो है वो ले रहे हैं हमसे, तुमसे। आपको पता है कि आपका अधिकार है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा आपकी गाड़ी किसी टोल पे खड़ी होती है तो आप टोल नहीं दोगे। लेकिन क्या तुम जो है कहीं 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट खड़ा होना पड़ता है, क्या आपका टोल माफ़ होता है? क्या नहीं होता। मेरा ये कहना है कि अगर इनकी गाड़ी के आगे में छतरी लिखा है, इनकी गाड़ी आपने पास कर दी तो हमारी गाड़ी भी पास करना पड़ेगा साहब, ठीक? अगर पुलिस जो है चालान काट रही है और चालान के आगे में लिखा हुआ है भीम आर्मी, आप चालान काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आगे में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण और आप उसको जाने दे रहे हैं तो फिर आपको उसका भी चालान काटना पड़ेगा। मतलब बराबरी की बात करनी पड़ेगी। जब अगर उनके लिए आप देखो, मैं तो देखा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए अलग से टोल पे व्यवस्थाएं, अलग सी लाइन बना दी गई। बोले किसके आदमी? बोले हम विधायक जी के आदमी। अरे विधायक जी का आदमी है तो उसको टोल नहीं देना पड़ेगा क्या? हमारे तुम्हारे पैसों से बना हुआ। तो जब विधायक का लड़का टोल नहीं दे सकता तो क्या नागरिक जिसने विधायक को बनाया, विधायक हमारा मालिक तो ना, वो हमारा नौकर है, जनप्रतिनिधि है, ठीक? तो प्रशासन के लोगों का माफ़ हो सकता है, जनप्रतिनिधि का माफ़ हो सकता है, तो हमारा तुम्हारा भी माफ़ होगा। बाकी आपको इस क्षेत्र का संगठन कैसा लगा? आपने अपने जो है आप यहाँ पर आए, देखो और शायद पहली बार आप आए हैं? नहीं, मैं पहले भी, इससे पहले भी आ चुका हूँ। मेरे हिसाब से शायद ये मेरा 3री या 4थी बार का आगमन है। और पुआया में आपको संगठन, हाँ, पुआया में मैं पहली बार आया हूँ और पुआया में अच्छे साथी हैं, अभी बहुत सारे नौजवान साथियों को आज सदस्यता दिलाई। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से कार्यक्रम इन्होंने किया, जल्दी क्या होती है कि एक बीज डालने का काम होता है, वो बीज जो है कब बड़े पौधे का आकार ले लेगा ये किसी को नहीं पता। मुझे उम्मीद है हमारे संगठन के साथियों पर कि जल्दी वो एक बड़ा पेड़ का रूप लेंगे। वो एक ऐसा पेड़ जिसके नीचे लोग छांव ले लेंगे। छांव का मतलब ये है कि एक स्वतंत्र रूप से बैठ सकते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। तो भीम आर्मी का भविष्य शाहजहांपुर में बहुत ही उज्जवल है और मैं उम्मीद करता हूँ अपने पदाधिकारी से कि ये दिन प्रतिदिन इसको और बढ़ावेंगे। ठीक, डॉक्टर कुलदीप भार्गव थे जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये प्रोफेसर थे। प्रोफेसर से फिलहाल इसमें सामाजिक कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से जो है भीम आर्मी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल BN24 TV को और वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।